हेलो दोस्तों, शबनम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा और वोल्टता दोनों। ओम का नियम धारा और वोल्टता दोनों परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 गुना हो जाएगा। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। तो यह नियम किसका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओम का नियम है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह ओम का नियम है। अगला क्वेश्चन है, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो किस क्रम में लगे होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समांतर क्रम। समांतर क्रम में लगे होते हैं घरों के बल्ब, पंखे आदि। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ओम। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इससे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो इसका सूत्र होगा V बराबर हो जाएगा आई आर। तो I बराबर हो जाएगा V बटे R हो जाएगा। I बराबर कितना होगा? V बटे R। तो V कितना है? V है 110 और R कितना है? R है 440। तो यह कट छट के कितना हो जाएगा? 0.25 आ जाएगा। कितना आएगा? 0.25। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.25 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है। तो इसका बीजीय योग क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 0। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, असीमित होती है आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। तो विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग किस लिए किया जाता है? यानी कि अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थिंग का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका क्या कारण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यदि लघुपथ हो जाए तो धारा भूमि में चली जाती है। धारा भूमि में जाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो किसके द्वारा बदला जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में। अगला क्वेश्चन है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित है, यदि वो हो। तो यदि वो क्या हो? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समान विभव। यदि वो समान विभव पर हो तो आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्पियर। एम्पियर इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए किया जाता है, क्योंकि यह तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता कम होती है। क्या होगा? इसकी विद्युत प्रतिरोधकता कम होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों के वैद्युत चालकता घटती है, क्यों? तो वैद्युत चालकता क्यों घटती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और वैद्युत चालकता घटती है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो इनमें से कौन अर्धचालक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्सेनिक।
आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण होता है। तो अतिचालक का लक्षण क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च प्रागम्यता। उच्च प्रागम्यता अतिचालक का लक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो कौन सा इसमें से सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चांदी। चांदी इनमें से सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि? तो धातु विद्युत की सुचालक क्यों होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। अगला क्वेश्चन है, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो आप सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। क्या करेंगे? कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के स्थानांतरण के कारण वस्तुओं का आवेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ हो जाती है। तो एवोनाइट की छड़ क्या हो जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋण आवेशित। ऋण आवेशित हो जाती है जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समान आवेशों में होता है। तो समान आवेशों में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकर्षण। विकर्षण समान आवेशों में होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। तो उसके मध्य विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौगुना, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो क्या संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाहरी पृष्ठ पर रहता है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश बाहरी पृष्ठ पर रहता है। अगला क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होता है? तो छड़ क्या हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धन आवेशित हो जाता है। जब कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धन आवेशित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग बनता है? तो कौन सा सेकेंडरी रंग बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैजेंटा। मैजेंटा दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से बनता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा यंत्र है जो समुद्री के ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस्कोप। आवर्धक लेंस वास्तव में होता है। तो आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। आवर्धक लेंस वास्तव में उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में एक पत्थर रखा जाता है। पत्थर की वास्तविक आवासीय गहराई है। तो पत्थर की वास्तविक आवासीय गहराई क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसकी वास्तविक गहराई से कम, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्या होगा? इसकी वास्तविक गहराई से कम। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो कैसा दिखाई देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, काला। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। अगला क्वेश्चन है, फोटोन किसकी मूलभूत मात्रक है? तो फोटोन किसकी मूलभूत मात्रक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश।
प्रकाश की मूलभूत मात्रक है फोटोन। अगला क्वेश्चन है, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तो उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहां मछली है उसके थोड़ा नीचे लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपवर्तन। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, बरसात के दिनों में जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीला रंग दिखाई देता है, यह किसके कारण होता है? तो यह किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण होता है, जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीली रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो किस तिथि को दोपहर की छाया सबसे छोटी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 जून। 21 जून की दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी तारे के रंग से उसका क्या पता चलता है? तो किसी तारे के रंग से उसका क्या पता चलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ताप। ताप का पता चलता है किसी तारे के रंग से। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांच। कांच से गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती है? तो परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, हमें सूर्योदय से पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देता है? कारण है। तो इसका क्या कारण है जो हमें सूर्योदय से पहले ही सूर्य दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के कारण सूर्योदय होने से पहले ही सूर्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका है। तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इन रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंतु को गर्म करके। तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। किस पे? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस से किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तो अवतल लेंस से किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी। अवतल लेंस से आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीला प्रकाश में। नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होता है? तो कौन से परिवर्तन प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों। कौन सा होगा? तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किन का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किन का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला और लाल। नीला और लाल का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो कौन सा पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रूस कांच। क्रूस कांच पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो किस रूप में प्रवाहित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश तरंग। अगला क्वेश्चन है, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, क्यों? तो क्यों दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है सूर्य छिपने से पहले? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। प्रकाश का अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, इसलिए सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का प्रयुक्त होता है, यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गैलीलियो। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरदर्शी का। दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिका या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिका या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो किसका प्रयोग करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आवर्धक लेंस का। आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है बारीक पुर्जों को देखने के लिए। ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि तरंगे की प्रकृति अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन है, अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है। तो अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितना होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से कम। अगला क्वेश्चन है, प्रस्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं सुनी जा सकती है। प्रस्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो प्रस्रव्य तरंगे को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाल्टन ने। गाल्टन ने प्रस्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। अगला क्वेश्चन है, शिकार पर परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि का निर्धारण। अगला क्वेश्चन है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है घरों से दूर भगाने के लिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्ट्रासोनिक तरंग। अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवृत्ति। ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्रव्य तरंग। प्रस्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में। अगला क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, क्यों? तो चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। अगला क्वेश्चन है,
वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 332 मीटर पर सेकेंड, नहीं बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो निम्नलिखित द्रव्यों में से ध्वनि किस में सबसे तेज गति करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टील में। ध्वनि स्टील में सबसे तेज यात्रा करती है। अगला क्वेश्चन है, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण है जो कि बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग। तो वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 330 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिकतम रहेगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोहा। लोहा में लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, यह सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, यह भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, यह गलत है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। तो पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक। कैसे उड़ते हैं? ध्वनि की चाल से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। तो ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक संख्या। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुयान। मैक अंकों का प्रयोग वायुयान के संबंध में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो किस में मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डेसिबल। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। तो साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 से 40 डेसिबल। कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तारत्व। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है तारत्व कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, त्वरत अधिक होता है, क्योंकि महिलाओं का आवाज़ का त्वरत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है। तो किसके अंतर के कारण किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल ध्वनि की गुणवत्ता। केवल ध्वनि की गुणवत्ता के कारण इसका अंतर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्रुवन। ध्रुवन ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। तो वह अधिकतम सीमा कौन सा है जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 95 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जहाज की उड़ान भरना। इसके द्वारा सबसे अधिक प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना किसका उदाहरण है? तो यह घटना किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉपलर प्रभाव। यह घटना डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है।